हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे मैं शिखा आज आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पेपर 1 जो कि 9 दिसंबर 2018 को हुआ था और मैं आज आपके सामने पार्ट 8 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 7 पार्ट सीडीपी की लेकर आ चुकी हूँ जहां मैंने सीडीपी के 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, या फिर वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, या फिर वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। तो कक्षा में पाठ्य पुस्तकें जो है उसकी मुख्य भूमिका ये होती है कि जो उपलब्ध संसाधन है अधिगम के लिए और संदर्भ सामग्री है उनमें से पुस्तक एक होती है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर मानवतावाद। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 यानी कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने अपनी समझ से क्या प्राप्त किया है? रचनावाद। यानी कि एनसीएफ में बताया गया है कि बच्चों को रचना करके ज्ञान को सृजित करके सीखना है, यानी वो सीखते हैं तब जब बच्चे ज्ञान की संरचना करते हैं। और जो एनसीएफ है वो रचनावाद को ही बढ़ावा देता है कि बच्चे खुद से सीखें, रचनावाद तरीके से सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, या फिर वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो बच्चे को प्रेरित कब समझा जाएगा? जब वो टीचर से क्वेश्चंस करेंगे और एक्सप्लेनेशन जानना चाहेंगे, यानी जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो टीचर से पूछ लेता है। इसका मतलब वो टीचर से प्रेरित है, अपने अधिगम वातावरण से प्रेरित है, वो सीखने के लिए तत्पर है। तो इस तरह से बच्चे को प्रेरित तभी समझा जाएगा जब वो शिक्षक से प्रश्न पूछेंगे, तरह तरह के क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक कारण दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। शिक्षकों को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, या फिर नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो बच्चों के अधिगम सुधार के लिए जरूरी है कि उनको उनके वास्तविक जीवन परिस्थितियों से जोड़कर पढ़ाई जाए चीजें, और जब वो एक दूसरे से बात करेंगे, बातचीत करेंगे, तब वो अच्छे से सीखेंगे। तो जब वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अपनी शिक्षक जो है वो उनको कोई भी चीज उनकी वास्तविक स्थितियों से, उनकी जीवन की स्थितियों से समझाकर पढ़ाएगा, तो बच्चे अधिक उपयुक्त तरीके से अधिगम में सुधार कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? तो अनुशासन चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, या फिर बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में। तो अनुशासन जब होगा तो अधिगम वातावरण जो है वो काफी अच्छा होगा, बच्चे सीखना ज्यादा पसंद करेंगे। तो वो किस चीज में मदद करता है कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, यानी कि वो अच्छे से अपनी शिक्षा को प्राप्त कर पाए, अधिगम अच्छे से हो पाए, इसलिए अनुशासन कक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, या फिर पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या फिर विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि आनुवंशिक और पर्यावरण के बारे में क्या बात सही है
कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ वातावरण से प्रभावित होते हैं। यानी कि बच्चे का जो विकास है वो उसका कुछ परसेंट विकास जो है वो उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है और कुछ उसके आसपास का वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसके गुणनफल से ही बच्चे का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देखना है, कहा नहीं जा सकता, यानी कि पियाजे ने कौन सी बात नहीं कही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये पियाजे ने कही है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी बात पियाजे ने कही है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी पियाजे ने कही है। लेकिन निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यानी कि ये बात कहा है थॉर्नडाइक ने अपना प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बार बार जब बच्चा अभ्यास करेगा तब उसका अधिगम होगा। तो ये बात पियाजे ने नहीं बल्कि थॉर्नडाइक ने कही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। यहाँ पर हमें देखना है पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। तो पूर्व संक्रियात्मक काल जो होता है वो 2 से 7 वर्ष तक की होता है और इसकी सीमा क्या नहीं है, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता या फिर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो वो ध्यान भी केंद्रित करना शुरू कर देता है, इरिवर्सिबिलिटी उसके अंदर होती है, अहमियता यानी कि ईगोसेंट्रिक बच्चा होता है। लेकिन प्रतीकात्मक विचार का विकास ये जो है बच्चों के अंदर नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, या फिर वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वे समय बिताने का एक सुखद तरीका है। यानी कि बच्चों के लिए खेल जो है वो एक समय बिताने का बहुत अच्छा तरीका होता है। सबसे मेन युवा बच्चों के लिए खेल इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, या फिर क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो 1 लाइनर क्वेश्चन या बंद वाले प्रश्न जो है वो बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते, या बच्चों का विकास बहुत अधिक तरीके से नहीं करते, उनके चिंतन को बहुत अधिक विस्तृत नहीं करते। चिंतन जो है वो 2 प्रकार का होता है, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो ही बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रेरित करती है, आमंत्रित करती है। यानी कि जब बच्चा विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे तरीकों की बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चा बहुत सारी दिशाओं में सोचेगा। सही जवाब क्या है? इसमें सिर्फ बच्चा एक ही आंसर सोच सकता है। सिर्फ सेम स्थिति के बारे में भी बच्चा एक ही आंसर सोच सकता है। और क्या आप उसका उत्तर जानते हैं? तो हाँ, नहीं, या फिर एक लाइन में उत्तर दे देना। सिर्फ ये बच्चों को सीमित करता है, लेकिन विभिन्न तरीकों का प्रयोग करने से बच्चे का डाइवर्जेंट थिंकिंग बढ़ेगा, वो बहुत सारी दिशाओं में सोचेगा, जिससे कि वो बच्चा जो है वो गंभीर रूप से सोचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग, या फिर परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, या फिर करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तो हमें प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? जहां पर बच्चा खुद से एक्टिव हो। तो करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जब बच्चा खुद करेगा और प्रोजेक्ट मेथड से सीखेगा और एक दूसरे के साथ सीखेगा तो उसका अधिगम जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं।
स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, जीवन शिक्षा शिक्षक है, या फिर स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखे। तो इसका सही आंसर होगा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। इसके लिए सही आंसर होगा स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, यानी कि बच्चों को बताना है कि समाज में क्या हो रहा है और प्राकृतिक दुनिया को जोड़कर हमें बच्चों को विद्यालय में पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं? बिल्कुल नहीं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। यह उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत का योगदान जो है वो यही है कि उनका जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता इन दोनों के बीच सहयोग का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, या फिर उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यानी कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको वाइगोत्स्की ने दिया था, तो इसका सही आंसर होगा एक संदर्भ को जहां पर बच्चे को जब सहयोग मिले एक सही स्तर पर, तब वो कोई भी कार्य स्वयं करना सीख लेता है जब उसको सहयोग प्रदान किया जाए। तो इसका सही आंसर होगा एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, या फिर उभयलिंगी व्यक्तित्व में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, या फिर समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, या फिर स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व यानी कि जिसमें स्त्री के और पुरुष के दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुणों का समायोजन होता है, उसको उभयलिंगी व्यक्तित्व कहते हैं। तो आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर सीडीपी की, हिंदी की, ईवीएस की और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की क्लासेस और बाकी जीएस की क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।